आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर सामाजिक विज्ञान में प्रॉब्लम है, हमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होता, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं याद होता, मानचित्र संबंधी प्रश्न नहीं याद होता, नहीं भर पाते हैं। तो आज का ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए रामबाण है। सामाजिक विज्ञान में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। सामाजिक विज्ञान में आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में 70 लाओगे, ठीक है, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। 70 में 70 नंबर आपका पक्का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरी सामाजिक विज्ञान, आपका सामाजिक विज्ञान में जितने भी चीजें हैं सब कुछ पढ़ने वाले, पूरी बुक में आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ पढ़ने वाले। 7 मार्च को जो आप लोगों का यूपी बोर्ड एग्जाम का सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, उसमें यह क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च के लिए, 7 मार्च को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में अभी तक बहुत कम पढ़ाई की है, बस ये देख लो 70 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक महा मैराथन क्लास है, बहुत ही बड़ी क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, जितने भी चीजें हैं सामाजिक विज्ञान का आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को खत्म करा दूंगा, ठीक है। एक ही क्लास में आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आपका कोई सा भी छोटा से छोटा टॉपिक नहीं बचेगा। सामाजिक विज्ञान में आप भी लाओगे 95%, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, ठीक है। आपके जितने भी सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 90 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय पढ़ाऊंगा, 90, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसी वीडियो में है, आपको नहीं याद होता जल्दी ना लॉन्ग क्वेश्चन लघु उत्तरीय, वो सब आज आपका क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मानचित्र संबंधित, तो वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरी सामाजिक विज्ञान आज की इस वीडियो में खत्म होने वाला है, और अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपका सामाजिक विज्ञान में कोई सा भी टेंशन नहीं रह जाएगा। बस आपको करना क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसा ही, अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपनी पावर दिखाना कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लास ला सकूं। 5000 लाइक कर देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिन आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास ऐसे दे दूंगा, महा मैराथन, पूरी क्लास में आपका पूरा सब्जेक्ट एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक्स करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से, जितने भी सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे, लास्ट तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव को समझना। अब आपके पास समय नहीं है, आप केवल समझो, नोट बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अब आपको समझना है, ठीक है। ये जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा, पहला, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? जो फ्रांस है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके पास हैं 1815, 1830, 1848, 1871। तो फ्रांस में जो गणतंत्र है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना जो है वो 1848 में हुई थी। कब हुई थी? 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क या काबूल या मैथ्सनी? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैथ्सनी था। कौन था? मैथ्सनी। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों के लिए वो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाता है? देखो इसमें कह रहा है कि मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप जो है उसमें सर्दी हो जाता है। किसने कहा था? मैटरनिक, काबूल या बिस्मार्क या मैथ्सनी? तो भैया ये कहा था मैटरनिक ने। कौन कहा था? मैटरनिक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 4। इसमें पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ हमारा किस वर्ष हुआ था? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस आपके पास हैं 1788, 1789, 1790, 1787। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। याद रखना, ये 4 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं हमारे। अब हम लोग 5 से शुरुआत करेंगे। देखो एक एक ऑब्जेक्टिव को प्लीज आप लोग ध्यान से समझना, जितना मैं आपको बता रहा हूं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक होता है तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाता हूं ना कि बोर्ड एग्जाम में आपके डायरेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोप जो हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है,
राष्ट्रवाद जो है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से, इटली से, या फ्रांस से, इंग्लैंड से? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारे डियर स्टूडेंट फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था? फ्रांस से हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा, इटली का एकीकरण पढ़ा होगा, बहुत सारे पढ़े होंगे, बट अब आप ऑब्जेक्टिव में बताओ कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका था वो किसका था? ऑटो वॉन बिस्मार्क का, विलियम प्रथम का, या हिटलर का, या मैथ्सनी का? तो याद रखना को हमारा जो जर्मनी का एकीकरण था, जर्मनी के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका था वो ऑटो वॉन बिस्मार्क का था। किसका था? ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो सबसे ज्यादा मेन थे और सबसे ज्यादा इसमें मेन भूमिका निभाई थी, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो जाएंगे, आप लोग बस तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम में। अगर धुआं उड़ा देना है आपको, एक भी नंबर नहीं छोड़कर आना, तो ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध जर्मनी से, या इटली से, या फ्रांस से, या इंग्लैंड से? भाई नेपोलियन किस में पढ़े हो? फ्रांस में ना, फ्रांस की क्रांति में आप नेपोलियन के बारे में पढ़ा होगा, नेपोलियन का शासन, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा जो हमें नहीं बताओगे। चलो ठीक है, आप लोग लिख कर आना, ठीक है। नेपोलियन का पराजय कब हुई? नेपोलियन का पराजय कब हुआ स्टूडेंट? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो नेपोलियन का जो पराजय है वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में जो भैया है नेपोलियन, उनका पराजय हुआ था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि हमारा 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राजतंत्र था? जब ये क्रांति हुई थी तो फ्रांस किस प्रकार का राजतंत्र था? 1789 में ये क्रांति हुई थी ना, फ्रांस की क्रांति। तो 1789 में जो हमारा ये राजतंत्र था वो किस प्रकार का हमारा शासन था? देखो ऑप्शंस आपके पास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, या फिर गणतंत्र। तो ये जो था ये किस प्रकार का राजतंत्र था? ये हमारा माय डियर स्टूडेंट सीमित राजतंत्र था। कैसा था? एक सीमित राजतंत्र था। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 9 नंबर तक हमारे हो चुके हैं। 10 नंबर अब हम लोग देखेंगे। देखो वियना संधि कब हुई? वियना संधि कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो वियना संधि जो है वो 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। सारे क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को करा रहा हूं, थोड़ा जल्दी कराऊंगा ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस तैयार कर सको, ठीक है। आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना कम है इस टाइम, क्योंकि अब आपके पास ऐसा प्रीवियस टाइम है कि आप लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1814 में, 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। तो महात्मा गांधी जी को आपको बताना है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो वो हमारे 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? शवनीय अवज्ञा आंदोलन हमारा कब चलाया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 में, 1930 में, 1927 में, 1935 में। तो शवनीय अवज्ञा आंदोलन हमारा 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में हमारा शवनीय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का करो या मरो का नारा था, ठीक है। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर हमारा महात्मा गांधी? तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट के प्रथम आंदोलन, द्वितीय आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का जो मेन रीजन था वो था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। यानी कि हमारा घ वाला ऑप्शन सही है, खिलाफत आंदोलन। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब 15 में 15 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं। सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनके ऑप्शंस भी बता रहे हैं और सही जो है उसको भी बता रहे हैं। तो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। इसमें क्या पूछ रहा है कि चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ? चौड़ी चौड़ा कांड हमारा किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो चौड़ी चौड़ा कांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चौड़ी चौड़ा कांड तो वो हमारा 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हमारी चौड़ी चौड़ा कांड हुई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो सरदार पटेल, गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज्य पुस्तक के संस्थापक कौन है, महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज्य पुस्तक के संस्थापक हैं, ठीक है, समझ में आया ना लाला। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर हमारा सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया है, तो भारत में जो राष्ट्रपिता हैं वो किसको कहा गया है, वो हमारा कहा गया है महात्मा गांधी जी को। किसको कहा गया है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। क्या कहा गया है, राष्ट्रपिता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, 1904 में या फिर 1884 में, सॉरी 57 में या फिर हमारा 1855 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखना, ठीक है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था, गोपाल कृष्ण ने, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो भैया स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो कहा था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, 20 में 20 आप लोगों को याद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको नहीं याद है, ठीक है। अब आप लोगों को बता रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझ लो, अभी आपके पास समय है, फिर जब 10th बीत जाएगा तो ना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आप हमसे पढ़ोगे, भूल जाओगे, ठीक है। वो तो आदत है, बट हो सकता है कि मैं 11th को पढ़ाऊं तो हो सकता है कि आप लोग याद भी रखो, तो डोंट वरी। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई, भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही खतरनाक था ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां हैं वो किसने चलवाई थी, ठीक है। माउंटबेटन ने, लॉर्ड डालहौसी या लॉर्ड एडविन या जनरल डायर, सभी को बताया किसने चलवाई थी, ये था जनरल डायर, ठीक है। बहुत खतरनाक, बेकार था, निर्दयी था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर की आर्थिक महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, आर्थिक महामंडी का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था, 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो आर्थिक महामंडी का प्रारंभ कब हुआ था, 1929 में हमारी आर्थिक महामंडी की प्रारंभ हुई थी। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा कहां पर स्थित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1914 में। कब हुआ था, 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है, जो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था है वो हमारा कहां स्थित है, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में या कोई नहीं। तो भाई सभी को पता है अमेरिका में स्थित है, हमारा ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान जो है वो अमेरिका में स्थित है। और हमारा हो चुका है 25 ऑब्जेक्टिव, तालियां बजाओ क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यार खुद बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे और कहोगे सर ने पढ़ाया था वही आया, जो नहीं पढ़ा है कहोगे काश में पढ़ लिया होता, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आ गया यार, ठीक है। चलो 26 से स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है इसकी स्थापना कब हुई, 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1944 में। तो ये जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुआ था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। 27 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। तो भैया ये जो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ था। कहां से हुआ था, इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 1885 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई। 1885 में जो हमारी भारत की पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी, गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो 1885 की बात है, तो ये कहां लगाया गया था, बंगाल में। कहां,
बंगाल में लगाया गया था। ठीक है, बंगाल में लगाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? पुनर्जागरण की शुरुआत हमारी किस देश से हुई थी? रोम से, इटली से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रिया से? तो भैया जो पुनर्जागरण है इसकी शुरुआत हमारी इटली से हुई थी। कहां से हुई थी? इटली से हमारी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत। ठीक है, 30 नंबर पेरियार स्वामी नाइकर कौन थे? पेरियार स्वामी नाइकर वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक या लेखक थे? तो पेरियार जो है स्वामी नाइकर जो थे वो एक समाज सुधारक थे। कौन थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो 30 ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 30 में 30 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो आपको 30 में 30 ही करना है, तो 30 में 30 आपको समझ में आ गया। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग यार प्लीज, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो समझ लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना आप कम पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका नंबर कम आएगा। तो प्लीज आप इतना पढ़ो कि आप टॉपर बन जाओ, अपने पिता का तो नाम रोशन ही करो, खासकर अपने गांव का भी। जो कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा उसको दिखा दे, तू जो बोलता है वही मैं करता हूं, बस आप उसका उल्टा चलो। भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा तो इतना पढ़ ले कि टॉपर बन जाए। ठीक है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जब तक आप पढ़ते जाओ तब तक आपका गोल ना पूरा हो जाए। ठीक है, इतना पढ़ाई कर। तो 31 नंबर से शुरुआत करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। तो सभी को पता है काली मृदा भी होती है, लाल मृदा भी होती है, लेटराइट मृदा भी होती है, लेकिन सीमेंट कोई मृदा नहीं है। सीमेंट कोई मृदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? कौन सा राज्य है जहां काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। ठीक है, सेम ही है। तो 32 है हमारा। तो इसमें हमारा गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। कहां? गुजरात में हमारी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका जो है वो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मेन रीजन। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती अगर आपको करना है तो उसके लिए हमारी कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? काली मृदा, का लाल मृदा, लेटराइट मृदा या फिर लाल मृदा? देखो लाल को आप हटा दो यार। ठीक है, काली, लाल, पीली मृदा कर दो। बहुत सारी मृदाएं हैं, पीली मृदा, वनस्पति मृदा, वन मृदा। ठीक है, तो यहां जो हमारा होगा वो है काली मृदा। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मृदा है वो काली मृदा है भाई, याद रखना। ठीक है, अगर आपको कपास की खेती करना है काली मृदा में करो, बहुत अच्छा होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हमारा सीढ़ीदार खेती की जाती है? कौन सा राज्य है जहां सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? वो हमारा उत्तराखंड है। कहां? उत्तराखंड में भैया सीढ़ीदार खेती की जाती है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 36 नंबर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 36 नंबर देखो, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य या संघ में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य या संघ में काली मृदा पाई जाती है? अब देखो इसमें हमारा गुजरात तो है नहीं, तो गुजरात को हटा दो, क्योंकि गुजरात में तो काली मृदा पाई जाती है, साथ में और भी बहुत सारी जगह पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो किस राज्य या संघ में हमारी काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर या राजस्थान या महाराष्ट्र या झारखंड? तो वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? लेटराइट मिट्टी में हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। ठीक है, समझना। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। जो चिपको आंदोलन है वो हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से हमारा चिपको आंदोलन संबंधित है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हमारा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। 39 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल। कहां? पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को, घास के मैदान को, हरे पेड़ को या
साग झाड़ी को, तो हमारा प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग कहते हैं हरा सोना। क्या कहते हैं? हरा सोना, क्योंकि ये सोना ही है, सोने से ज्यादा बढ़कर है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा 40 हो चुका है। देखो 41 में थोड़ा सा यार ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी सी मिसफील्ड है। देखो लिखा है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। यहाँ नदियों का नाम लिखना चाहिए, बट यहाँ क्या है भाई, नाम आ गया महात्मा गांधी, कोई नदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नदियों का नाम होना चाहिए, गंगा यमुना कुछ भी है, तो जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं है, और यहाँ विनोबा भावे भी नहीं है। दामोदर नदी पर हमारी पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी, दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी। 42 नंबर क्वेश्चन देखो कि 42 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? वो हमारा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे या अन्ना हजारे। तो किसने कहा था? तो वो हमारे कहे थे महात्मा गांधी, नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध हमारा किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा। तो सलाल बांध हमारा किस नदी पर बना है? सलाल बांध हमारा भैया चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ कि जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जल मंडल का कितना % भाग समुद्री जल के रूप में पाया जाता है? 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो वो हमारा पाया जाता है 97.5% भैया समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला 45 नंबर, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है जो एक रबी की फसल है? चावल है, मोटे अनाज है, चना या काला चना या कपास। तो वो चना या काला चना जो है वो एक रबी की फसल है। ठीक है, तो 45 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर। तो हम लोग 46 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें लिखा है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी है जो एक फलीदार फसल है? दाल है, मोटे अनाज है, ज्वार या तिल या कपास। तो इनमें से कौन सी है जो एक फलीदार फसल है? तो इसमें जो दाल है ना, दाल वो एक फलीदार फसल है। क्या है? फलीदार फसल जो है वो हमारा दाल है। ठीक है, दाल। ओके, चलो 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? अब यहां आपसे पूछ लिया कौन सी एक रेशेदार फसल है। जूट है, कॉफी है, जौ है या रबड़ है। तो हमारा जो जूट है वो एक रेशेदार फसल है। क्या है? जूट हमारा एक रेशेदार फसल है। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 47 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है। अभी हम लोगों ने देखा एक फलीदार फसल, एक रेशेदार फसल, एक खरीफ की फसल। अब हम लोग खरीफ, फिर रोपण, बहुत सारी फसल है, क्योंकि ये कृषि चैप्टर से भाई। तो कृषि चैप्टर में तो ये सब होगा ही। चना है, धान है, कपास है और खा होगा दोनों। तो भाई देखो खरीफ की फसल जो है वो हमारा धान भी है, कपास भी है। तो ये हमारा दोनों है, खा और गा दोनों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण की फसल है? रोपण की फसल अब हमारी कौन सी है जो एक रोपण की फसल है? गेहूं है, चना है, गन्ना है, मूंगफली है। तो हमारी जो गन्ना है ना वो एक रोपण की फसल है। क्या है? गन्ना एक रोपण की फसल है। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जा रही है? जो कर्तन दहन कृषि है या फिर झूम कृषि वो किस राज्य में पाई जा रही है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मिजोरम। तो वो जो पाया जाता है वो मिजोरम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 50 में 50 आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि 50 में 50 हमें करना है। अभी हमारे और भी बहुत सारे हैं, अभी 90 ऑब्जेक्टिव हैं, तो 50 हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर ऑब्जेक्टिव से। 51 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोग देखो, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, अर्बरक का, लोएस का, तांबा का। तो जो हमारा झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का है? अर्बरक का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, अर्बरक का हमारा अग्रणी उत्पादक है झारखंड में स्थित कोडरमा। 52 नंबर, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो झरिया जो है वो हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है झरिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये हमारे 52 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर, मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है। मुंबई हाईवे या मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए
या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये जो हमारा प्रसिद्ध है वो हमारा तेल शोधक कारखानों के लिए, किसके लिए? तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तेल शोधक कारखानों के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 54 नंबर, भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? देखो आपके दो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, परंपरागत एक गैर परंपरागत। तो आपको यह बताना है कौन सा हमारा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा, कोयला या पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें हमारा जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो कोयला है। कोयला जो है वो बहुत पुराने समय से है और ये हमारा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी है, ठीक है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज है या आर्द्रक है, लौह तांबा। तो इसमें जो हमारा लौह एस है ये हमारा एक आधारभूत खनिज है। क्या है? एक आधारभूत खनिज है। 55 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 55 नंबर ऑब्जेक्टिव तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया उसको वीडियो को पीछे करके आप दोबारा समझ लो, लेकिन आपको पूरा समझना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यार आप ऑब्जेक्टिव ये 90 समझ लोगे तो 20 आपका आएगा ऑब्जेक्टिव और 20 में 20 करके आओगे। और जो है वो तो पढ़ाएंगे, लघु दीर्घ मानचित्र ये सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले ये तो क्लियर कर लो। बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है लेकिन आज मैं आप लोगों को सारा पढ़ा रहा हूं पूरे बुक में, ठीक है। एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? एंथेसाइड का संबंध हमारा किस खनिज से है? तांबा, सोना या बॉक्साइड या कोयला। तो एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हमारा कोयला से, किससे? कोयला से इसका संबंध है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कौन सा संसाधन है इन चारों में से जो हमारा गैर परंपरागत है? भाई गैर परंपरागत, कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। देखो कोयला भी पुराने समय से है, प्राकृतिक ऊर्जा भी पुराने प्राकृतिक गैस भी पुराने समय से, खनिज तेल भी। लेकिन ये पवन ऊर्जा आपका एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? गैर परंपरागत, ठीक है, ठीक है, गैर परंपरागत है। 57 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 58 नंबर, अग्नीय चट्टान में पाया जाता है। अग्नीय चट्टान में क्या पाया जाता है? फास्फेट, जस्ता, नमक या ग्रेफाइट। तो अग्नीय चट्टान में जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है जस्ता। क्या पाया जाता है? जस्ता, ठीक है। तो हमारा जो अग्नीय चट्टान में पाया जाता है वो जस्ता पाया जाता है, ठीक है। 59 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? भाई गैर परंपरागत अभी हमने ऊपर देखा तो उसमें ऑप्शन हमारा था कि प्राकृतिक गैस हमारा एक परंपरागत है, ठीक है, क्योंकि यहां हमने देखा था कि गैर परंपरागत, इसमें हमारा एक प्राकृतिक गैस का ऑप्शन था। अगर गैर परंपरागत नहीं तो परंपरागत है। और इसमें जितने भी हैं, सौर ऊर्जा ये हमारा गैर परंपरागत है, पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है, हमारा ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत है, बायोगैस गैर परंपरागत है क्योंकि इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट या फिर चीनी या फिर मोटर गाड़ी। तो हमारा सीमेंट जो है वो चूना पत्थर से ही बनता है और चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। 60 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 61 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सारा क्वेश्चन समझते चलना, सारा आज मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। 61 नंबर ऑब्जेक्टिव आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम प्रगलन या कागज या सीमेंट या स्टील। तो कौन है? तो वो जो हमारा है वो एल्यूमिनियम प्रगलन है। क्या है? एल्यूमिनियम प्रगलन, ठीक है। ओके, 62 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? उद्योग बताना है कौन सा आधारभूत है। चाय है, गन्ना है, लौह इस्पात है, जूट है। तो ये हमारा लौह और इस्पात जो है वो आधारभूत उद्योग है। क्या है? आधारभूत उद्योग है, ठीक है। 63 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में सबसे प्रमुख साधन है? पाइपलाइन या रेल परिवहन या सड़क परिवहन या वायु परिवहन। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन क्या है? पाइपलाइन। अरे भैया, अरे इससे कभी सफर किए हो? रेल से तो किए हो बट उतना ज्यादा नहीं किए होंगे जितना सड़कों पर चलते हो दिन भर, ठीक है। तो सड़क परिवहन मेन है। अगला, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। तो वो जो हमारा है वो है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम जो है वो हमारा सही है, ठीक है। यही हमारा पत्तन है भाई। इसी में पत्तम आया भी है और किसी में पत्तन आया भी नहीं है, तो ऐसे भी आप ट्रिक से समझ सकते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं 65 नंबर ऑब्जेक्टिव। 65 नंबर ऑब्जेक्टिव,
निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? तो उर्वरक का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। किसका? उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। ठीक है, तो 65 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 66 नंबर ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं मेरे दोस्त। लिखा हुआ है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1998 में। तो भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो हमने कब किया था? तो वो हमने किया था 1953 में। कब किया था? 1953 में भारत में वायुयान हुआ था। ठीक है, परिवहन का राष्ट्रीयकरण। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो राज्यों के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है? राज्य के बीच बताना है। अंतरराष्ट्रीय तो भैया दो देशों के बीच हो गया। वस्तु विनिमय क्या है यार? अंतरराष्ट्रीय दो बार क्या भाई, हमारा राष्ट्रीय होगा क्योंकि राष्ट्र के बीच राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, बस ये समझो बस। ओके, अगला 68 नंबर क्वेश्चन। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम? तो श्रीलंका में हमारा कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में हमारा सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है। क्या है? सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है। ठीक है, श्रीलंका में। ओके, 69 नंबर। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता साझेदारी होती है? ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य शासन केंद्र और सरकार विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य होता है। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग 70 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? बेल्जियम हमारा यूरोप में स्थित है। कहाँ? यूरोप में हमारा बेल्जियम स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया ना? 20 यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव। अब आपको 70 में 70 आना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम 10 में 10 कर रहे थे, 20 में 20। अब आपको 30 में 30, फिर 70 में 70 आना चाहिए क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। 71 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा है जो संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर या हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? तो कौन सा है जो एक संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है, ये एक सिटी है ना कि एक शहर है। ठीक है, शहर है ना कि एक राज्य है, तो ये हमारा नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में और 2004 में। तो ये कब हुई थी? ये हमारा 1992 में हुआ था भारत में पंचायती राज्य की स्थापना। ठीक है, 1992 में हुआ था। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। तो भाई 28 संघीय राज्य हैं। कितने हैं? 28 संघीय राज्य हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 27, 28, 29 ऐसे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा संघीय सूची का विषय है? कौन सा है जो इन चारों में से संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा? कौन सा है जो संघीय सूची का विषय है? तो वो रक्षा जो है, रक्षा वो एक संघीय सूची का विषय है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या? हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है भारत में, हिंदी। ठीक है, हिंदी सही है। 75 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है। अब 76 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। देखो 76 ऑब्जेक्टिव, देखो बहुत ही ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा। इसको लिखने में सोचो कितना टाइम लगा होगा। मैंने खुद लिखा है, सोच लो एक बार यार। आप लोग इसको नोट बनाओगे तो पता चलेगा हाथ दुखने लगता है। भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहां? पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, 77 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से कौन सा बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम साहू महाराज, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो इसमें जो हमारा कांसीराम है वो हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। कौन है? कांसीराम। 78 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राजतंत्र या आधुनिकता? तो भाई बहुजन का समाज वो हमारा क्रांतिकारी लोकतंत्र है। क्या है? क्रांतिकारी लोकतंत्र। ठीक है, 79 नंबर ऑब्जेक्टिव। भारत में मताधिकार की आयु है? मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष? तो भाई 18 वर्ष भारत में मताधिकार, मत देने का आयु जो है वो 18 वर्ष का है। कितना? 18 साल का।
अगला क्वेश्चन 80 नंबर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर या 14 नवंबर या हमारा 15 अगस्त। तो 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, 80 में 80 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग 81 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखो 81 नंबर ऑब्जेक्टिव, देखो ध्यान से समझना, लिखा हुआ है किसी देश की विकास निर्धारित करने का आधार है। अगर किसी देश का हमें विकास जो है वो निर्धारित करना है, पता लगाना है, तो किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर या उपयुक्त में से सभी। तो सभी जब पता होगा तभी हम किसी देश की विकास की वो विकास माप सकते हैं, ठीक है। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश। तो कौन सा है जो एक विकसित देश है? विकसित है तो वो हमारा फ्रांस है। फ्रांस जो है एक विकसित देश है। क्या है? एक विकसित देश है। 83 नंबर, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित किस आधार पर निर्धारित करते हैं? उपयुक्त सभी पर। सेम ही है, ऊपर और नीचे वाला लगभग सेम ही है, क्योंकि विकास से इसमें भी पूछा गया, विकास इसमें भी पूछा गया था, ठीक है। 84 नंबर है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्गमों के स्वामित्व, ठीक है। 84 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारा लास्ट भी आ जाएगा जल्दी, आप लोगों को उसी का इंतजार होगा, जल्दी से लास्ट आए, काम खत्म हो। लेकिन ऐसा मत सोचो जितना पढ़ लोगे उतना सही है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्र द्वारा द्वितीय, तृतीय या प्राथमिक क्षेत्र, प्रास से प्राथमिक, प्रास से प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत मजदूर जो है, कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर। ये भाई कृषि मजदूर असंगठित है, इनका कोई निश्चित नहीं है कुछ भी। कितना मुनाफा होगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, किस साल कितना होगा, पानी आ जाए तो पूरा फसल नष्ट हो जाए, तो ये असंगठित है यार। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? 1960 में, 1980 में, 1970 में। 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में करेंसी जारी करता है, भारत में करेंसी कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय सरकार या फिर हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 89 नंबर ऑब्जेक्टिव, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1985। तो 1 जनवरी 1995 में हमारा जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। लास्ट ऑब्जेक्टिव और 90 नंबर ऑब्जेक्टिव, देखो क्या पूछ रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1985, 1986। तो 1986 में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 90 ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? 90 में 90 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पूरे बुक में से है, पूरे बुक में से ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ध्यान से समझना। जितना क्वेश्चन मैंने बताया सारा समझ लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा हो और हमने पहले भी पढ़ा रखा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो पहला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप लोग समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। भले ही आपने पहले पढ़ रखा हो या मैंने पहले पढ़ा रखा हो, वो सब नहीं सोचना है। मैं आपको अब बहुत ही अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखो इसमें पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाए। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, मतलब जो हमारा जर्मनी का एकीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो आप लोगों ने जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये दोनों तो पढ़ा ही होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग समझेंगे जो जर्मनी का एकीकरण है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा अगर आपने कर लिया ना तो लॉन्ग और लघु ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। देखो जो राष्ट्रवादी का मतलब जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, ठीक है। अब जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय जर्मन, जो मध्य वर्ग में आते थे उन लोगों के अंदर, ठीक है, काफी ज्यादा व्याप्त थी, ठीक है। एंड उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था,
ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब विभिन्न इलाकों, जो आपके बहुत सारे इलाके होते हैं, विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही, जो राजा हैं और जो उनकी फौज है, ठीक है, राजा है तो भाई उनकी फौज होगी, तो और उनकी फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया, ठीक है। अब वो प्रयास किए थे, बट जो राजशाही है और फौज की ताकत ने मिलकर वो दबा दिया, और उनका जो है परसा के बड़े बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। भाई वो राजा हैं तो उनका समर्थन तो सारे लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही आगे हैं। तो जो परसा के बड़े बड़े भूस्वामी हैं उन्होंने भी इनका समर्थन किया। उसके बाद आते हैं हमारे हीरो। उसके बाद परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, ठीक है। उसका जो है मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था, इसका जो मुख्यमंत्री था वो ऑटो वन बिस्मार्क था, याद रखना, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का जो है मुख्यमंत्री वो ऑटो वन बिस्मार्क था, इस प्रक्रिया का जनक था। एंड जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, जिसने परसा की जो सेना है, ठीक है, और उनकी जो नौकरशाही है उसकी मदद ली, और 7 वर्ष के दौरान, यानी कि 7 वर्ष के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई। अब क्या हुआ ना कि परसा जो है वो ऑस्ट्रिया से जीत गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया से जीत गया, डेनमार्क से जीत गया और फ्रांस से जीत गया। अब जब 3 युद्धों में इनकी जीत हुई तो ये एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जो है एकीकरण जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि इन सबको हरा दिया, तो भाई हराना इसका मतलब आप विक्ट्री यानी कि जीत हो गई आपको। तो जनवरी 1871 में वारसाय के एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब जो परसा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और यह प्रक्रिया इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखा है, ठीक है, एक कहानी की तरह कि आप तुरंत समझ जाओ, ठीक है। बस ये याद रखो कि इसका जो जनक था वो ऑटो वन बिस्मार्क था, और किसको सम्राट बनाया गया, विलियम प्रथम को। जो ऐसे ऐसे आप पॉइंट याद रखो, जो मेन पॉइंट है, फिर आपको कुछ नहीं होगा यार, सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जर्मनी का एकीकरण है। जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया जो है मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री, आप इसको एक बार और पढ़ लेना, आपका ये जो क्वेश्चन है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्त कि जो हमारा भारत में रॉलेट एक्ट क्या था। भाई रॉलेट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर आपने बुक खोला होगा तब तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो भारत में जो रॉलेट एक्ट है वो क्या था, और उसका विरोध कैसे किया गया, और परिणाम क्या निकला, मतलब परिणाम उनको फल क्या मिला, ठीक है, पेड़ लगाने के बाद फल। तो ऐसे रॉलेट एक्ट करने के बाद भाई परिणाम क्या मिला, ठीक है, खतरनाक परिणाम मिले थे। देखो रॉलेट एक्ट जो था एक कानून था, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। एक ऐसा कानून जो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल खराब एंड बेकार कानून था। क्यों? क्योंकि भाई बिना मुकदमे को चलाए बिना अगर आपको शंका है इस भारतीय पर, ठीक है, तो उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। क्यों ऐसा? क्योंकि उस समय अपना देश गुलाम था। तो ये था रॉलेट एक्ट की आपकी स्टोरी और रॉलेट एक्ट का डिफिनीशन। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ओके, अब हम समझते हैं परिणाम। भाई इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम तो समझना जरूरी है, तो परिणाम समझते हैं। तो देखो परिणाम जो था वो अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन तो शुरू करा ही था, बट उसके साथ मार्शल लॉ कानून लगा दिया, जिसके कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे किसान मारे गए थे, इतने सारे सैनिक मारे गए थे कि वहां खून की नदियां बह रही थी, ठीक है। अगला विरोध क्या है कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया, जैसे विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, बहुत सारे शहरों में रैली निकाली गई, जुलूसों का आयोजन किया गया, और कई शहरों में दुकान को बंद करके अपना विरोध जताया गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो जितना समझा रहे हैं अभी समझ लो, पेपर नजदीक है इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन समझा रहा हूं जो डायरेक्ट पेपर में आएगा, ठीक
ठीक है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? देखो, जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। देखो, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है और इसका हम पुनः मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जल के विशाल भंडार, इतना बड़ा भंडार है तथा नवीकरणीय योग्य के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस हो जाए तो उसे हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, जल की कमी है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब उसके कारण क्या है? उसके कारण मेन मैं आपको बता देता हूं, 3 से 4 कारण, वो समझ लो। देखो, पहला, बढ़ती जनसंख्या। देखो, जनसंख्या बढ़ने का मतलब बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, उसी घर में पहले 5 लोग थे, 5 लोग प्रदूषण कर रहे थे, अब उसी घर में 10 लोग हैं, साले 10 लोग प्रदूषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की और ये जल की दुर्लभता सब कुछ जनसंख्या वृद्धि पर है, ठीक है। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी किया जाता है। मतलब अगर परिवार ज्यादा है तो घर में जल की आवश्यकता अधिक होगी, साथ साथ जो अन्य है, जो खाते हो ना फसल, उसको भी उगाने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब उगाने के लिए चाहिए, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। अब जब आपका क्षेत्र बढ़ेगा तो सींचने के लिए पानी भी ज्यादा लगेगा, इससे जल की और कमी होती जाएगी, ठीक है। समझ में आया? सेकंड नंबर पॉइंट है जल का असमान वितरण। तो भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है भारत की, और वर्षा बहुत कम होती है। अब वर्षा बहुत कम होती है इसलिए सूखा पड़ता है। अब ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या कमी देखी जा सकती है। अब ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या कमी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जल की असमान वितरण भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। निजी कुएं या नलकूप, तो बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं या नलकूप की सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर और नीचे जा रहा है। अब जो निजी कुएं हैं या नलकूप हैं, बहुत सारे मशीन आ चुके हैं, तो उसके द्वारा जो सिंचाई किया जाता है ना, उससे जल और नीचे जा रहा है। आप लोगों ने एक बात देखा होगा, आप कहोगे सर क्या? देखो, जहां मान लो कोई भी खेत है जहां एक होता है ना सिंचाई करने का यंत्र, तो वहां जब आप सिंचाई करते हो ना, मतलब कोई भी चीज लगाकर यंत्र, तो वहां कुछ दिन बाद क्या होता है, वहां पानी नहीं आता क्योंकि उसका जल का स्तर और नीचे चला गया है, ठीक है। वहां से कुछ दिन तो पानी अच्छे से आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वाटर नहीं आता, उसका सप्लाई नहीं आता, तो उसको और नीचे करना पड़ता है। तो यही है कि जल का स्तर और नीचे हो गया, तो इसलिए जल नहीं आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते बहुत नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद है वो क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी लिखनी है संघवाद का, ठीक है। तो संघवाद जो है, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। प्रारूप का मतलब दूसरा रूप, ठीक है। संघवाद क्या है? सरकार का एक प्रारूप है या दूसरा रूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुवांशिक अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ओके, तो ये हमारा संघवाद, और इनकी हम 1 2 3 4 विशेषता भी देख लेते हैं। देखो, पहला विशेषता, संघवाद की विशेषताएं। फर्स्ट, यहां सरकारी 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं। जो यहां सरकार होती हैं वो 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं, ठीक है। कहां? संघवाद में अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन पर यह कानून बनाने का, कर और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। मतलब कानून बनाने का जो क्षेत्र होता है, कर वसूलने का जो क्षेत्र होता है, उनका अलग अलग क्षेत्र होता है, ठीक है। वो चीज अलग अलग होता है। एंड तीसरा पॉइंट, संविधान के मौलिक प्रावधान किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अगर संविधान का कोई नियम बदलना है, कोई कानून बदलना है, तो वो किसी एक स्तर की अकेले सरकार नहीं चेंज कर सकती। उसके लिए, ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमत से ही हो सकता है, ठीक है। जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो जब दोनों मिलकर राय करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये गलत है, इसको सही किया जाए, तो वो चेंज कर सकते हैं, अकेले नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे संघवाद के कुछ भैया इंपॉर्टेंट विशेषताएं, बस ये 3 विशेषताएं तैयार कर लो, और भी खुद से बनाकर लिख सकते हो क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो दोस्त, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया संघवाद और इनकी 3 विशेषताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई दिक्कत नहीं होगा आप तो, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको एक एक विशेषता को अच्छे से समझा दिया है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस भी समझ में आ गए, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने समझ लिया है, जो लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो अच्छे से। नींद आ रही है, चाय पियो, पानी पियो, लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, जितना पढ़ लोगे उतना कम है। चलो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी 3 विशेषताएं बतानी है। अब जो किसान के बच्चे हैं उनको तो पता है भैया कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो किसान के बच्चे नहीं है वो तो सोच रहे होंगे यार क्या होता है कृषि। जो खाते हो ना जो खाते हो वही भाई, फसल जो आता है ना किसान का देन है। अगर सारे किसान बंद कर दें तो खाना बंद हो जाएगा। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसे कहते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं कहीं आता है भारतीय कृषि की 3 समस्याएं, तो 3 समस्याएं भी तैयार कर लेना। विशेषताएं तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, बट समस्याएं भी तैयार कर लेना। देखो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, मतलब भारतीय कृषि की जो 3 विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि ज्यादा प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर पानी मतलब वर्षा हुई तो फसल अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो फसल खराब, ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे। तो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चित भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है कृषि उत्पादन की भी नियमित मात्रा होता है, ठीक है। अगर नियमित वर्षा होगी तो नियमित मात्रा मिलेगा, जैसा मतलब वर्षा होगी उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ज्यादा प्रकृति पर निर्भर करते हैं जो हमारी भारतीय कृषि है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि प्रकृति पर निर्भरता होती है भारतीय कृषि की। सेकंड नंबर पॉइंट है कृषि की निम्न उत्पादकता। तो भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। मतलब भारत में किसान बहुत हैं, लोग काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन यहां जो पैसे मिलते हैं, जो मतलब उत्पादन की मतलब प्रॉफिट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहां उतनी टेक्निक नहीं है, उतने सोच उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भारत में जो कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादन केवल $105 है। $105 का मतलब बहुत कम है यार, 10,000 भी रुपए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहां, देखो यहां लिखा हुआ है खनन फसलों की उत्पादकता या प्रमुखता। तो भारतीय कृषि में खनन फसलों की प्रमुखता रहती है। भारतीय कृषि में जो खनन फसलें होती है उनकी प्रमुखता रहती है, क्योंकि जो 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या, भारत की बहुत ज्यादा जनसंख्या 144-45 करोड़ है, तो 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 ऐसे हमारी विशेषताएं हैं जो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और भारतीय कृषि की ये 3 विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया, ठीक है। तो बस समझो और इसको माइंड में रख लो, नोट बनाओ या ना बनाओ, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देख लो यार, समझना है। जब आप समझ जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे, गारंटी है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिया, 6 आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करो। देखो जैव विविधता क्या है, जैव विविधता आपको बताना है और मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, इसकी महत्वता का वर्णन करना है। तो देखो जैव विविधता का मैं आपको आसान सा डेफिनेशन बता देता हूं और मानव जीवन में इसकी महत्वता का भी एक छोटा सा डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगा। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि, रॉलेट एक्ट, जल दुर्लभता, जैव विविधता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई इसे कहते हैं बिल्कुल टॉप वाले क्वेश्चंस। अब आप ना तैयार करो, इसमें आपकी गलती है। जितना आप मेहनत नहीं करोगे उतना ही बाद में पछताओगे, कहोगे काश मैं पढ़ लिया होता, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे अगर नहीं पढ़ोगे, और जितने अच्छे मार्क्स लाओगे तो फिर भाई बात ही अलग है। और अमेजिंग करो, अगर आप टॉपर बन गए और आपका हर एक न्यूज में नाम आने लगा तो फिर कितना खुशी होगा, है बहुत ज्यादा खुशी होगा। हर एक पेपर में आपका नाम आएगा, हर जगह आपका ही नाम होगा। तो मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। ओके तो देखो जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्वता। जैव विविधता समझो पहले। जैव विविधता वायुमंडल में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जो जीव होते हैं मतलब जीव जंतु, उनके बीच में जो पाई जाती है विविधता, मतलब जो उनकी अंतर है, मतलब एक दूसरे के बीच जो डिफरेंस है। जैसे दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। मतलब जो उनकी जाति में विभेद है, जो उनके बीच में डिफरेंस है, विभेद है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रही है, जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई हैं। पहले तो थी, जैसे डायनासोर पहले था अब नहीं है। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हैं, जो लुप्त होने की खतरे में हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही कम है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है।
मानव जीवन के लिए महत्व इसका, तो देखो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मतलब ठीक है, मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर करना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव अधिक उपयोगी, देखो अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, और भी आगे थोड़ा सा है समझ लो, प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया और कृषि एवं पशुपालन इसकी आवश्यकता का परिणाम है। ठीक है, देखो मानव को कुछ भी चाहिए, मतलब वो अपने वातावरण से ही करते हैं, वनस्पति से ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको समझ में आ गया कि हमारा जो जैव विविधता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण दीजिए। मतलब जो हमारा प्रचंड बेरोजगारी है उससे आप क्या समझते हो? 7 नंबर क्वेश्चन है। और जो हमारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण दीजिए। तो देखो प्रचंड बेरोजगारी क्या है? प्रचंड बेरोजगारी का विवरण ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्रत्यक्ष आप देख रहे हो कि वो काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य है। लेकिन उनकी जो उत्पादकता है वो शून्य है, उनको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, कम, छोटा सा खेत है उसमें 5-6 लोग लगे हुए हैं, जबकि वो काम 2 लोग कर सकते हैं। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उनको काम से हटा दिया जाए तो जितना उत्पादन होता था उतना ही होगा। भारत के गांवों में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि की एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता और इससे प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसाय में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रचंड बेरोजगारी, और ये हमारे 7 इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 7 मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, और भी आप तैयार कर लेना, बट अभी मैं आपको 7 ऐसा बताया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो मैं आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ आप करके आओगे। मान लो आपको सामाजिक विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन 1-2 नहीं आता तो आप बना के लिख देना यार, नंबर भर भर के मिलेगा। वास्तव में बताएं तो लॉन्ग क्वेश्चन कोई याद नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं याद कर पाया था, फिर भी हमारा 88-89% आया था सामाजिक विज्ञान में। भाई इसमें आप लिखो, भर भर के लिखो, कॉपी छोड़कर मत आओ, शादी पेज छोड़कर मत आओ, नंबर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, इसमें कोई फी चीज नहीं होता, आपको बस लिखना है। राइटिंग अच्छी हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो, अंडरलाइन अच्छा हो, एंड आप हेडिंग अच्छे से डालो, ये सब मेन है इसमें हमारे जो सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये वाला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति है उनके जो प्रमुख कारण है, क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के, तो उसके आपको विवेचना करनी। देखो 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई। आप देखो ध्यान से समझना, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। ठीक है, और जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश एक ऐसा शासन था जो बिल्कुल बेकार कानून था, कर्तव्यहीन था, न किसी की सुनता था, अपनी ही सुनता था, जनता का कोई बात ही नहीं मानता था। वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई और इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, अयोग्य शासन। इनकी शासन में देखो अयोग्य शासन था। अयोग्य का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अयोग्य हो, वो कैसा शासन करेगा? जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, उसका शासन देखो कहीं। ठीक है, तो देखो फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था। मतलब फ्रांस की क्रांति के समय वहां क्या था? लुई वंश का शासन था, जिसका शासन जो था लुई 16वां था। मतलब जो लुई वंश का 16वां था। ठीक है, वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासन था। वो जो था एक अयोग्य शासन था, जिद्दी था, जो चाहे वो करता था, अदूरदर्शी था, कर्तव्यहीन था, काम वगैरह नहीं करता था, जैसा जनता कहता था वैसा कुछ नहीं करता था, और वह सुधारों का पक्षधर नहीं था बल्कि जनता के विरुद्ध हो गई थी। तो वो जो था जनता के विरुद्ध था और अपने आप को राजा था भी, तो राजा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन, मध्यम वर्ग। यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे, जो भी विरोध करते थे, क्योंकि ये इतना ज्यादा पढ़ लिख कर भी इनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी।
क्योंकि राजा के समय केवल राजा की वैल्यू होती थी, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, संपत्ति है, बहुत ही ज्यादा खेत है, सब कुछ है, उनकी वैल्यू होती थी, जो राजा के साथ राजा की तरह थे। ठीक है, अब ये मध्यम वर्ग में जो बहुत ज्यादा पढ़ लिखकर वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, इनकी भी वैल्यू नहीं थी उस समय। अब तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है सबकी, बट पहले इनकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि पहले राजा हुआ करते थे। राजा, अब कितना भी आप हो जाओ, राजा से आगे थोड़ी निकल जाओगे, यही बात है। आम जनता की दयनीय स्थिति, इस समय शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग था, जो उच्च वर्ग में लोग आते थे। ठीक है, तो ये जो समय था वो उच्च वर्ग, जो उच्च वर्ग में लोग आते थे, कुलीन वर्ग में, उन सब का था। ठीक है, तो जो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको कौन सा टेंशन, वो तो राजा की तरह थे, तो वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वहीं पर आम जनता की दयनीय स्थिति थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भीख भी नहीं मांग सकते थे, इतनी दयनीय स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं ये जो शासन था बहुत ही बेकार था। ठीक है, पहले के समय दार्शनिकों का प्रभाव, इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों और फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। ठीक है, इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति के लिए अग्रसर होगी। अब जो जनता चाहे ना वो कर सकती है, इस समय तो जनता की ही चलती है। अगर जनता चाहे वो प्रधानमंत्री बने, जनता चाहे वो मुख्यमंत्री बने, तो जनता के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो जनता चाहे वो हो गया, बट थोड़ा टाइम लगा, इतना आसान नहीं था जितना ये पढ़ने में लग रहा है, इतना आसान नहीं था। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। अब इस समय जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी सरकार ने स्वतंत्रता पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, यहां तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध था। मतलब अपने भगवान को भी नहीं पूछ सकते थे, ऐसी ऐसी शासन व्यवस्था थी, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे राजा थे। ठीक है, तो ये हमारा है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर, देखो मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आज करा रहा हूं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? जो परिवहन होते हैं तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, जो आज मैं बता रहा हूं ना वो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये पेपर में एकदम फिक्स है कि आएगा। देखो, वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। मतलब जो वस्तु होते हैं, सेवाएं होते हैं, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये सब हमारा क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। पहला स्थल, जल तथा वायु। देखो, स्थल से जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं सब स्थल है। जल जिस पर शिप, जहाज वगैरह, ठीक है। वायु जो जानती हो, ठीक है। तो ये सब की तरह हम परिवहन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। और संचार के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। और जो हमारा संचार है, संचार का साधन वह साधन है जिसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए, अपना कोई संदेश, जैसे आप न्यूज सुनते हो, ये सब है, ठीक है। और यह दोनों किसी देश की जीवन रेखा कहे जाती है। ये दोनों किसी देश की जीवन रेखा है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अगर नहीं होगा जिस देश में, वो देश कभी भी डेवलप नहीं करेगा, कभी भी विकास नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ हम लोग कारण देख लेते हैं एक एक। पहला देखो कि एक देश जो है विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सुविधा पर निर्भर करती है। मतलब एक देश बहुत ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा चीजों को बना रहा है, लेकिन जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, आपके पास बहुत सारे चीज हैं, जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो नॉलेज लेकर बैठे रहो। ऐसे ही अगर आपके पास बहुत सारी चीजें, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसका लाभ, प्रॉफिट क्या है, वो सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की सुविधा पर निर्भर करती है, इसलिए समक्ष परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्ण अपेक्षित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संचार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो कारण है वो है परिवहन तथा संचार के साधन। अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, दूसरे देश की, आप दूसरे देश का जो न्यूज है आप जान सकते हो, दूसरे देश में क्या होता है वो आप जान सकते हो, तो ये सब हमारे संचार के कारण है। क्योंकि आप अपनी टीवी पर, अपने मोबाइल पर न्यूज वगैरह सुनते हो कि आज इस देश में क्या हुआ, युद्ध हो रहा है, ये वो, तो वो सब संचार के साधन। अगर ये ना हो तो आप कैसे जानोगे, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट देखो,
युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। इनके द्वारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता से कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोल बारूद सब पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। अगर आपके पास परिवहन है तो सेनाओं को आप फटाफट से पहुंचा देगो, और युद्ध होता है तो अपने बारूद वगैरह, गोला, इन सबको पहुंचाते हो, तो युद्ध में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिखा भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जो भारतीय कृषि है उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, भारतीय कृषि की समस्याएं, हाँ देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद अभी बीच में बताया भी था कि भारतीय कृषि की समस्याएं, भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है। भारत में हजारों, बहुत ही सालों से आपने देखा होगा कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। जो भूमि है अपनी, जो ये भूमि है उसकी जो शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, उसका ह्रास हो रहा है। तो भारत की कृषि जो है भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है। अब कोई भी चीज है उस पर आप 1000 साल से कोई भी काम कर रहे हो तो वो भाई खत्म तो हो ही जाएगा। तो वैसे उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। अब खत्म होने के साथ साथ वो आपकी जो है अनुपजाऊ हो रही है। जो चीज पहले आपके उस खेत में 50 कुंटल होता था, वहां आपको उसी खेत में 20 कुंटल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो उपजाऊ शक्ति कम है, वहां फसल अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। अधिक रसायन तथा उर्वरक का प्रयोग करने से उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। देखो, जब आप अधिक रसायन, अधिक चीजों का प्रयोग करते हो, अधिक उर्वरक का प्रयोग करते हो, तो वो तो पहले 1-2 साल बहुत इफेक्ट दिखाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी खेती होगी, बट उसके बाद उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब तो आप लोगों को यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मृदा अपर्दन। दूसरा है मृदा अपर्दन। तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण है मृदा अपर्दन। पेड़ों की कटाई, अति पशुचारण, ये सब मृदा अपर्दन के बहुत बड़े कारण हैं। देखो, जब पेड़ों की कटाई की जाती है तो उसके साथ जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा निकलती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मृदा अपर्दन होता है। जब आप पशु वगैरह देखते हो, जब घास वगैरह चरते हैं तो उसके साथ भी मिट्टी का अपर्दन होता है। तो ये भी हमारा मृदा अपर्दन का एक बड़ा कारण है। ठीक है, तो मृदा अपर्दन भी भारतीय कृषि की कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। तो देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों से खेती कर रहे हैं। मतलब कई भाग ऐसे हैं देश के जहां अभी भी पुराने उपकरण से खेती की जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिससे उत्पादन कम हो रहा है। चौथा पॉइंट, खेतों का आकार छोटा होना। भारत में अभी भी किसान जो हैं गरीब और उनकी खेतों का आकार छोटा है। अभी भी ऐसे किसान हैं जो गरीब हैं और उनके खेतों का आकार छोटा है। लास्ट हमारा हेडिंग है, देखो, अपर्याप्त भंडार सुविधाएं। अपर्याप्त भंडार सुविधाएं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो, ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है कि अपर्याप्त भंडार सुविधाएं तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। कैसे? एक तो कृषि लागतों के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं, मतलब आप महंगी बीज खरीदते हो, फिर उसका दाम कम हो जाता है, तथा दूसरी ओर मूल्य बढ़ाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद उसका मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, मूल्य, जब सारे लोग एक साथ ही एक फसल बोएंगे तो एक ही साथ बहुत सारे फसल इकट्ठा हो जाते हैं, वही फसल सेम ही, तो क्या होता है, उसकी दाम बहुत ज्यादा गिर जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं एक और क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है और इसके 4 लक्षण बताइए। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, उसके 4 लक्षण भी बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत के को राज्यों का संघ घोषित किया, और इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। पहला, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या है, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जुड़ा। कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया जा गया है, और इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है, और इसमें जो है बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर कोई भी आपको परिवर्तन करना है उसके लिए बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है। शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और भारत में शक्तियों
कि बंटवारे में संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखो और भी पॉइंट आपको इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट और भी होगा शायद। ठीक है, तो चौथा पॉइंट समझो। ठीक है, 5 पॉइंट कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का कर लगाना, राजस्व और उलझाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। ठीक है, अब लास्ट हमारा केंद्रित संघवाद। ठीक है, तो देखो भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होती हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, केंद्र हमारा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्लास 10। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न और प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। आपको ये सारे कंप्लीट कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने पढ़ा रखा है, देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो मानचित्र वाले क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।